अरे 23-year-old मेल, क्रॉनिक लीवर डिसीज है, इवैल्यूएटेड फाउंडिंग हैव बीन गिवन बिलो, द कंडीशन विच इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद दिस फॉलोइंग। पहले तो मुझे बता दो, अरे ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मेनू, बट ब्लू टाइज के कोने में कौन सी रिंग्स दिख रही हैं सर? आपको दिख गया ग्रीन ब्राउन कलर रिंग्स ऑन द डेस्मेंट मेम्ब्रेस ऑफ द कॉर्निया, जिसको अपन केएफ रिंग्स बोलते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद केएफ रिंग। अरे क्या एटीपी 7A जीन है? पागल है क्या? एटीपी 7A जीन थोड़ी होता है, इट इज एटीपी 7B जीन होता है। एटीपी 7A जीन हम सबको पता है, एटीपी 7A मेंकेस डिसीज में होती है, विल्सन डिसीज में नहीं होती सर। एटीपी 7B विल्सन डिसीज है, एटीपी 7A मेंकेस डिसीज में होती है। सर पार्किंसन डिसीज के चांसेस हैं? बिल्कुल हैं सर। विल्सन डिसीज की बात चल रही है, विल्सन में पार्किंसन डिसीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होता है। क्या इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ सेरोप्लाज्मिन है? सर लेटर स्टेजेस में ये भी डिक्रीज हो जाता है सर। सेलुलर प्लाज्मिन के चांसेस, सेलुलर प्लाज्मिन तो डिक्रीज होता है तभी तो विल्सन डिसीज हो रही है सर, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सर क्रोमोसोम 13p एब्नॉर्मेलिटी है? पागल है क्या? 13p नहीं है, 13q एब्नॉर्मेलिटी है। तो केएफ रिंग्स देख के बावड़े मत हो जाना, क्वेश्चन को पढ़ना। एटीपी 7A नहीं है, 7B है, 13p नहीं है, 13q है। सो रिमेंबर दिस आर द फीचर ऑफ विल्सन डिसीज। हीमोक्रोमेटोसिस, विल्सन डिसीज याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। स्टेन की बात कर दो जाते जाते मुझे, स्टेन फॉर कॉपर सबको पता है सर, रोडानीन स्टेन है और ओरसीन स्टेन है। रुबियोनिक एसिड भी याद कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, पर मेन रोडानीन स्टेन याद नहीं मत भूलना। ऑरसिन इज फॉर सेलुलर प्लाज्मिन एंड द मेन स्टेन फॉर कॉपर इज रोडानीन स्टेन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे एक तो ब्रेस्ट कैंसर पे आएगा। 50-year-old female presented with right breast lump for 9 months. She also complained about headaches with nausea for past 2 months. H&D stain दी गई है। Which of the following is incorrect about this tumor? Incorrect पूछा है, ध्यान से। सिंपल क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है सर। अब देखो सर, ट्यूमर कौन सा है? दिल मत तोड़ना साहब। कौन सी रिंग दिख गई? अरे सिग्नेट रिंग पढ़ोगे तभी वेडिंग रिंग तक कहानी जाएगी। अरे अनपढ़ नाकामयाब डॉक्टर से कोई शादी नहीं करता। बीए एमबीए पकड़नी है तो ना करो, बट फिर बता रहा हूं वेडिंग रिंग तक बात तब तक पहुंचेगी तब तक तुम सिग्नेट रिंग नहीं पढ़ोगे। सिग्नेट रिंग पढ़ोगे तभी बात वेडिंग रिंग तक आएगी। सिग्नेट रिंग दिख गया, ब्रेस्ट कैंसर मुझे सिग्नेट रिंग दिख गया सर, मुझे पता लग गया सर। इतना भाषण देने की जरूरत नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं। आपको लड़की मिल गई तो हमें भी मिल ही जाएगी सर। इट इज लोबुलर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो क्वेश्चन हमने डायग्नोसिस तो बना लिया, लास्ट ईयर एफएमजी सीधा क्वेश्चन आया था लोबुलर कार्सिनोमा पे। सिग्नेट रिंग सेल्स लोबुलर कार्सिनोमा पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दिस ट्यूमर? इनकरेक्ट। मल्टीफोकल एंड बायलैटरल, बिल्कुल सही जवाब सर, ये तो दिखता है। डिस्को ऐसे ट्यूमर सेल्स बिल्कुल दिखते हैं। इंडियन फाइल पैटर्न बिल्कुल दिखता है। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ई कैड्रिंजिन, पागल है क्या? ओवर एक्सप्रेशन थोड़ी होता है, डाउन एक्सप्रेशन होता है। लोबुलर कार्सिनोमा तो ई कैटरिन के लॉस से होता है, गेन ऑफ फंक्शन थोड़ी हो रहा है, ओवर एक्सप्रेशन थोड़ी हो रहा है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ, सही स्टेटमेंट क्या होती? लॉस ऑफ ई कैटरिन जीन। फटाफट मुझे बता दो सर, जब जब मेन क्वेश्चन अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं, हिस्टोलॉजी पे ब्रेस्ट कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, कुछ बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है हिस्टोलॉजी पे। अगर उसने पूछा बेस्ट प्रोग्नोसिस among all the breast cancers on the basis of histology, remember it is tubular carcinoma। आपको याद हो मैंने क्लास में कहा था ट्यूब्यूल्स का मतलब यही है कि वेल फॉर्म ग्लैंड्स। तो अगर वेल फॉर्म ग्लैंड्स हैं मतलब कोई बुरी वाली बात नहीं है, कैंसर सेल्स अभी भी ग्लैंड्स अभी तक डैमेज नहीं हुए हैं, मुझे वेल फॉर्म दिख रहे हैं, बेस्ट प्रोग्नोसिस। अगर उसने पूछा वर्स्ट प्रोग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, तो आपका आंसर होना चाहिए इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा। क्यों इन्फ्लामेटरी कार्सिनोमा वर्स्ट है? क्योंकि इसके साथ प्यूडी ऑरेंज के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इट्स अ वेरिएंट ऑफ आईडीसी ओनली। प्यूडी ऑरेंज मैक्सिमम इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन भी है, कैंसर भी है, लिम्फेटिक डक्ट को ब्लॉक कर देगा, लिम्फेडिमा के चांसेस ज्यादा, हो गया प्यूडी ऑरेंज सर। फिर उसने पूछा सर किसमें म्यूसिन पूल दिखते हैं, लास्ट टू लास्ट एफएमजी क्वेश्चन। क्यों म्यूसिन पूल्स दे रखे थे और आंसर था म्यूसिनस, और करम जलो ने म्यूसिनस नहीं, ऑप्शन में उसका दूसरा नाम यानी कि कोलोइड कार्सिनोमा दे रखा था। तो अगर उसने एग्जाम में लिखा है ब्रेस्ट मास में म्यूसिन पूल दिख रहे हैं, योर आंसर शुड बी कोलोइड कार्सिनोमा। और लास्ट में जो ये क्वेश्चन था लोबुलर, सर लोबुलर के बारे में मत भूलना, इट अकर्स बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ई कैड्रिन।
इट अकर बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ई कैटरिन। ई कैटरिन नहीं होगा तो सेल्स डिसकोहेसिव हो जाएंगे, सेल एक दूसरे को धक्का मारेंगे, जब एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो मेटास्टेसिस के चांसेस ज्यादा होंगे, जब धक्का मारेंगे तो सेल ग्लैंड नहीं बनाएंगे, सेल कौन सा पैटर्न बनाएंगे, इंडियन फाइल पैटर्न बनाएंगे। और जब धक्का मारेंगे, जब सबको धक्का मार रहे हैं तो अपने न्यूक्लियस को भी धक्का मार देंगे, और न्यूक्लियस को धक्का मार के कोने में धकेल देंगे, बन गई कौन सी रिंग सब, सिग्नेट रिंग सब बन गई ना सर। सो दिस इज अबाउट द ब्रेस्ट कार्सिनोमास। बच गया। अब मुझे बता दो, इस इमेज में सिग्नेट रिंग दे रखी थी, और सिग्नेट रिंग सेल्स क्यों बनते हैं, ई कैटरिन। सर ई So lobular breast cancer and diffuse gastric cancer both occurs because of loss of E कैटरिन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा सर ब्रेस्ट कैंसर पे क्वेश्चन आएगा, 43 ईयर ओल्ड है, एज ए ब्रेस्ट कैंसर विथ ल्यूमिनल टाइप सी। अभी तक मॉलिकुलर, अभी तक हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे डिस्कस किया था लास्ट ईयर, क्वेश्चन आया था, अब की बार मॉलिकुलर पे आएगा। टाइप सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग दिस ट्यूमर। अरे ट्रू रिगार्डिंग दिस ट्यूमर टाइप सी है, इट कैरीज बेस्ट प्रोग्नोसिस। पागल है क्या, बेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सी है, टाइप ए की। ER-PR पॉजिटिव ट्यूमर्स, टाइप सी ER-PR पॉजिटिव, पागल है क्या। ER-PR पॉजिटिव तो टाइप ए और टाइप बी होते हैं ना, टाइप ए और टाइप बी तो ER-PR पॉजिटिव होते हैं, COD तो ER-PR नेगेटिव होते हैं, तो सही भी ये भी नहीं हो सकता। इट इज बेसल टाइप एंड कैरीज वर्स्ट प्रोग्नोसिस। पागल है क्या, आवाज आनी चाहिए तुम्हारी, ये तो भूलना ही नहीं है। कौन सा ब्रेस्ट कैंसर की वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, इट इज टाइप डी। मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था, ए वाला जो सबसे ऊपर है वो बेस्ट है, जो सबसे नीचे है डी, उसी को हम बेसल टाइप बोलते हैं, एंड दैट कैरीज द वर्स्ट प्रोग्नोसिस। तो मेरे भाइयों सही जवाब किसको बोलोगे, सही जवाब तुम बोलोगे फर्स्ट को, टाइप सी इज HER2 positive. Yes, it carries bad prognosis and it is trastuzumab sensitive. जो फर्स्ट वाला है इट इज यस, क्योंकि इसमें ER-PR नेगेटिव होता है। आई एम श्योर आपको याद है टाइप सी के बारे में, टाइप सी इज ER-PR नेगेटिव एंड HER2 न्यू पॉजिटिव। क्योंकि HER2 न्यू है, यू कैन ब्लॉक HER2 न्यू बाय गिविंग ट्रस्टोजुमैब। तो विच द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सब आर द रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 साल का लौंडा आया है विद द टेस्टिकुलर मास, एन ऑर्किटेक्टमी वाज परफॉर्म्ड, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन वाज सीन एंड अ इमेज इज गिवन टू यू। पहचान लो मेरे डॉक्टरों, पहचान लो कौन सी बॉडीज दिख रही हैं तुमको। अरे दिख रही है सर, मुझे रेड कलर का ब्लड वेसल दिख रहा है और उसके अराउंड ट्यूमर सेल्स ने लेयर बिछाई हुई है, एक नहीं 2 लेयर, पहले एक लेयर ऑफ ट्यूमर सेल्स, फिर खाली जगह, फिर 2 लेयर ऑफ ट्यूमर सेल। अरे अब तो बता दो ये कौन सी बॉडीज हैं। अरे करम जलो, आवाज नहीं आई तुम्हारी। दे आर शिलर डुवेल बॉडीज। यस सर, सेंट्रल ब्लड वेसल, उसके अराउंड 2 लेयर ऑफ ट्यूमर सेल्स, दे आर टॉकिंग अबाउट शिलर डुवेल बॉडीज। अब तो डायग्नोसिस बना दो डॉक्टर साहब, अब बच्चा क्या है, मरीज खुद छाती फाड़ के तुम्हारे सामने खड़ा है। शिलर डुवेल बॉडीज कौन से कैंसर में, कौन से ट्यूमर में दिखती हैं? यस गाइस, यू गॉट इट करेक्ट डॉक्टर साहब, इट इज यॉर्क सैक ट्यूमर टेस्टिस। डायग्नोसिस बना दिया मैंने, यॉर्क सैक ट्यूमर टेस्टिस। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस ट्यूमर, बताओ। बीटा एससीजी हाईली पॉजिटिव, पागल है क्या, बीटा एससीजी हाईली पॉजिटिव तो किसमें था, कोरियो कार्सिनोमा में। AFP लेवल इज एलिवेटेड, यस ये हुआ ना सही जवाब। सर यॉर्क सैक ट्यूमर में तो अल्फा फीटोप्रोटीन तो बढ़ेगा। सर रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, पागल है क्या। सर रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर तो मुझे याद है, टेस्टिस का कौन सा कैंसर है सर, सेमिनोमा रेडियो सेंसिटिव होता है। ट्यूमर अराइज फ्रॉम ऑल 3 जर्म सेल लेयर्स, पागल है क्या, आंसर इज टेरेटोमा। सो सर क्योंकि मैंने शिलर डुवेल बॉडीज को पहचान लिया, मैंने यॉर्क सैक ट्यूमर डायग्नोसिस बना दी, तो अल्फा फीटोप्रोटीन इज एलिवेटेड। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, जब भी तुम यॉर्क सैक को याद करो तो यॉर्क सैक का सैक याद रखना है, बच सैक,
एस से तुम्हें याद आएगा इसमें शिलर डुअल बॉडीज दिखती हैं। ए से तुम्हें याद आएगा इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन ऑल्सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन मिलता है। और सी से तुम्हें याद आएगा यॉर्क सैक ट्यूमर इज द मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन इज द यॉर्क सैक ट्यूमर। राइट, कुछ बातें फटाफट कर लेते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के बारे में। अगर उसने लिखा एलडीएच पॉजिटिव, एलडीएच इंक्रीज, या उसने लिखा ऑक्ट 3-4 पॉजिटिव, हमने लास्ट सीबॉट में भी डिस्कस किया था, ऑक्ट 3-4 पॉजिटिव, या फिर उसने लिखा सर प्लैप पॉजिटिव, तो आप सबको आंसर होना चाहिए सेमिनोमा। एलडीएच, ऑक्ट 3-4, प्लैप, ऑल्सो यू कैन ऐड रेडियो सेंसिटिव, ये सारे फीचर्स जाएंगे सेमिनोमा की तरफ। अगर उसने लिख दिया सर ऑल 3 जर्म सेल, हमने पढ़ लिया टेरेटोमा। अगर उसने लिख दिया बीटा एससीजी हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव, तो मेरा आंसर कोरियोकार्सिनोमा होगा। अगर उसने लिख दिया कैनन बॉल मेटास्टेसिस, तो भी मेरा आंसर होगा कोरियोकार्सिनोमा। अगर उसने लिख दिया टेस्टिस आर रिप्लेस्ड बाय हेमरेज एंड नेक्रोसिस, टेस्टिस की पूरी मदद से यू हैव हेमरेज एंड नेक्रोसिस, तो भी आंसर इस होगा कोरियोकार्सिनोमा। राइट, सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। टेस्टिस से निकल के ब्रेस्ट पढ़ लिया, टेस्टिस पढ़ लिया, अब आगे निकलते हैं, कुछ वेज बातें भी कर लो, टेस्टिस और ब्रेस्ट में थोड़ी फंसे रहना है हमको। चलिए नेक्स्ट हम थायराइड पे चलते हैं। अ 35-year-old फीमेल presented with anterior neck swelling. During childhood, she was exposed to radiation. Radiation की हिस्ट्री आ गई साहब, and histopathology is given. All of the following is true about this condition. मुझे इमेज नहीं भी आती, यंग फीमेल है और रेडिएशन की हिस्ट्री है साहब, इतना बहुत है मेरे लिए, इतना बहुत है देखने के लिए कि ये पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड की बात चल रही है। उसने तो फिर भी हम पे रहम खा दिया, एक न्यूक्लियाई दे के, जो न्यूक्लियर जो बिल्कुल ग्रीन बिल्कुल व्हाइट कलर का न्यूक्लियर दिख रहा है, अरे साहब रटना थोड़ी है, बिल्कुल नॉर्मली न्यूक्लियस इज डार्क ब्लू इन कलर, यहां पे क्रोमैटिन इज क्लियर सर, दिस आर, अरे कौन सा न्यूक्लियर साहब, हाँ हाँ आवाज आ गई तुम्हारी, मुझे दिल्ली से जयपुर तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई। दिस इज ऑर्फन एनईआई न्यूक्लियाई सर, यंग फीमेल रेडिएशन की हिस्ट्री, इट हैज टू बी ऑर्फन एन न्यूक्लियाई। ना ना ना, क्वेश्चन डायग्नोसिस थोड़ी पूछा है, ये कोई साला 5 साल पुराना एफएमजी थोड़ी है, ये हमारे डॉक्टर्स की कंसेप्ट को अप्लाई करने वाला एफएमजी है। वो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस कंडीशन। पेपिलरी कार्सिनोमा का ट्रू कंडीशन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वर्स्ट प्रोग्नोसिस, पागल है क्या, इट कैरीज बेस्ट प्रोग्नोसिस, लास्ट ईयर एफएमजी क्वेश्चन, बेस्ट पेपिलरी कार्सिनोमा, एफएनएसी नॉट डायग्नोस्टिक, पागल है क्या, ये तो एफएनएसी से डायग्नोस हो जाता है। अरे एफएनएसी से कौन सा डायग्नोस नहीं होता वो बताओ मुझे। सर फॉलिकुलर कार्सिनोमा नहीं होता क्योंकि वहां मुझे कैप्सूल चाहिए सर, मुझे वहां बायोप्सी चाहिए डायग्नोस करने के लिए, ये तो नहीं हो सकता। सर शोस लिम्फेटिक स्प्रेड, बिल्कुल सही जवाब। पेपिलरी कार्सिनोमा हैज पैल्पेबल लिम्फ नोड्स, बिल्कुल सही जवाब है सर, बिल्कुल सही जवाब है सर, लिम्फेटिक स्प्रेड शो होता है। एसोसिएटेड विद अमाइलॉइड डिपोजिशन, पागल है क्या, अमाइलॉइड डिपोजिशन तो मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में होता है ना साहब, मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में। तो फटाफट मुझे बता दो मेन पॉइंट बॉस, अगर आपको एग्जाम में आ गया ऑर्फन एनईआई न्यूक्लियाई, या आपको आ गया रेडिएशन क्या एक्सपोजर, या आपको आ गया मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर, या आ गया थायराइड कैंसर विद बेस्ट प्रोग्नोसिस, सर इन सब में या तो आ गया सामोमा बॉडीज, या तो आ गया सामोमा बॉडीज, इन सब का आंसर क्या रहेगा, पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड। अगर उसने एग्जाम में लिख दिया हर्दल सेल्स, हर्दल सेल्स लिख दिए, उसने लिख दिया एफएनएसी से डायग्नोस नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर होगा फॉलिकुलर कार्सिनोमा थायराइड। अगर उसने लिख दिया अमाइलॉइड, अगर उसने लिख दिया सी सेल्स का कैंसर, अगर उसने हिस्ट्री दे दी डायरिया की, अगर उसने लिख दिया रेट जीन की म्यूटेशन, तो मेरा आंसर होगा मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड। अगर उस करमजले ने लिख दिया थायराइड मास के साथ डिस्फेजिया हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, उसने वर्ड लिख दिया वर्स्ट प्रोग्नोसिस, तो मेरा आंसर होगा एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर्स, तो मेरा आंसर होगा एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। राइट, एक ना एक क्वेश्चन थायराइड में से आना है, अपने को गलत नहीं करना। अरे सर ब्रेस्ट हो गया, टेस्टिस हो गया, अब फिर हम थायराइड से निकल के चलते हैं किडनी पे। 4 डिजीज एक साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, आप खुद पढ़िएगा, जवाब बताइएगा मुझे। इन पीएसजी एंड द चाइल्ड विल प्रेजेंट विद कोला कलर यूरिन,
कोलाकुलम यूरिन मतलब डार्क यूरिन यानी नेफ्राइटिक सिंड्रोम, बिल्कुल है सर। तो पीएसजीएन तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम, कोलाकुलम नेफ्राइटिक तरफ इशारा कर रही है। विद सब एपिथेलियल हम्प, गलत है सही है? सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन एल्पोर्ट सिंड्रोम इज एक्स लिंक डोमिनेंट, सही है गलत है? अरे आवाज नहीं आई, अरे नहीं आई, अरे आ गई, सही जवाब है सर। एल्पोर्ट सिंड्रोम में एक्स लिंक डोमिनेंट होता है। क्रिसेंट्स आर अ पार्ट सीन इन आरपीजीएन, गलत है सही है? सही है गलत है? सही है गलत है? सही है साहब। ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऑफ गुड पास्चर सिंड्रोम लीनियर डिपॉजिट्स आर सीन। गुड पास्चर एंटीबॉडी मीडिएटेड डैमेज है, एंटीबॉडी मीडिएटेड डैमेज है, तो लीनियर डिपॉजिट मिलेगी, ग्रैनुलर लीनियर मिलेगी सर। ये भी तो बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या सर का दूं, और तुम भी क्या सर क्या क्या होगे? ऑल फोर आर करेक्ट। कुछ भी समझाना, डायरेक्ट 4 डिसीज हैं, सबके मेन पॉइंट दिए हैं। चलो रीनल डिसीज के बारे में कुछ बातें फटाफट लिखते हैं। चाइल्ड है विथ सब एपिथेलियल हम्प, सब एपिथेलियल हम्प या स्टारी स्काई पैटर्न, स्टारी स्काई पीएसजीएन। एडल्ट है विद मेसेंजियल डिपॉजिट्स, एडल्ट विद मेसेंजियल डिपॉजिट्स। तो मेरा आंसर मैंने क्लास में आपको सिखाया है, नेवर मेस विद आईजीए। ना ना ना, आईजीए फर्स्ट क्लास बंदा है, एक क्लास आदमी है, उससे मेस नहीं करने का। आईजीए नेफ्रोपैथी, क्रिसेंस फॉर्मेशन, क्रिसेंस फॉर्मेशन आरपीजीएन। फिर अगर उसने एग्जाम में दे दिया हीमोप्टिसिस, हीमोप्टिसिस प्लस हिमैचुरिया, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? गुड पास्चर सिंड्रोम। हिमोप्टिसिस प्लस हिमैचुरिया, गुड पास्चर सिंड्रोम। उसने दे दिया एग्जाम में बास्केट वीव अपीयरेंस, बास्केट वीव अपीयरेंस, या उसने दे दिया एग्जाम में हिमैचुरिया प्लस डेफनेस या एंटीरियर लेंस सबलक्सेशन। बोलते चलो बोलते चलो, हिमैचुरिया के अलावा डेफनेस और लेंस सबलक्सेशन, तुम्हारा आंसर होगा एल्पोर्ट सिंड्रोम। ऑल दीस वर द नेफ्राइटिक सिंड्रोम। ये सारे अपन ने नेफ्राइटिक सिंड्रोम पढ़ लिए। अब बात कर लेते हैं नेफ्रोटिक में। नेफ्रोटिक में सबको पता है प्रोटीन यूरिया के साथ आएगा पेशेंट। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यानी प्रोटीन यूरिया के साथ अगर बच्चा आ रहा है, चाइल्ड विद इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस, तो मैं मिनिमल चेन डिसीज पर टिक करके आऊंगा। मुझे एडल्ट दिख रहा है विद इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस, मैं मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी पे टिक करके आऊंगा। और मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में इसके अलावा हमें कौन सा अपीयरेंस मिलता है? स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था एमजी पैथी, वाई से स्पाइक्स बने हुए, मैंने निमोनिक से आपको पढ़ाया हुआ है, इट इज स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस। और लास्ट में एचआईवी की हिस्ट्री है, एचआईवी की हिस्ट्री और फोकल पिंक फाइब्रोसिस दिख रही है इमेज में, फोकल पिंक फाइब्रोसिस दिख रही है, तो मैं एफएसजीएस पे टिक करके आ जाऊंगा। एचआईवी की हिस्ट्री है और पूरा ग्लोमेरुलस नॉर्मल दिख रहा है, कोने में कहीं पिंक पिंक कलर की फाइब्रोसिस दिख रही है, तो मैं कह के आऊंगा सर ये तो एफएसजीएस का पेशेंट है। डन विद द रीनल सिस्टम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट ईयर का एमसीक्यू सर का दो, इतनी जोर की सरकाओ जयपुर तक आवाज आ जाए। 53 ओल्ड मेल है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शोज बायलेटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी। डॉक्टर साहब दोनों लंग्स में मास आ रहा है इसके, हाइलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है डॉक्टर साहब। बायोप्सी ने तो और आसान काम कर दिया, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास भी दे दिए, करम जलो और छाती निकाल के रख दे तुम्हारे आगे, सब तो दे दिया मरीज के बारे में उन्होंने। आइडेंटिफाई द डिसीज एंड द बॉडीज, आई एम श्योर आपने बता दिया। आंसर क्या है? क्या ये शॉमैन बॉडीज है सार्कोइडोसिस में? पागल है क्या? क्या ये शॉमैन बॉडी लेप्रोसी की है? सर ये शॉमैन बॉडी है ही नहीं। क्या ये एस्ट्रॉइड बॉडी टीबी की है? पागल है क्या? द आंसर इज एस्ट्रॉइड बॉडी ऑफ सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फटाफट 2-4 बातें अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जब भी सार्कोइडोसिस का नाम लूंगा मैं, सबसे पहले तो 2 चीजें याद आनी चाहिए, इसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा है, इसमें नेकेड ग्रैन्युलोमा है। नेकेड क्योंकि इनके पास लिम्फोसाइट्स का कॉलर नहीं होता। इसकी डिसीज को हम किससे मापते हैं? टीएनएफ अल्फा से। याद रख लेना, इट इज अ मार्कर ऑफ डिसीज एक्टिविटी। जितना ज्यादा टीएनएफ अल्फा होगा उतना डिसीज सीवियर होगी। इसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गन पूछा गया तो लंग्स याद करके आना है। मोस्ट कॉमन लिम्फ नोड पूछे गए तो बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी पे टिक करके आना है। लिम्फ नोड्स हाइलर लिम्फ नोड्स हैं, इसी वजह से आपको याद होगा इसमें कौन सी कैल्सिफिकेशन? एक्सेल कैल्सिफिकेशन मिलती है।
एक्स शेल कैल्सिफिकेशन मिलती है, और दो बॉडीज मिलती हैं, एक तो इस बार दे दी उसने एस्टेरॉइड बॉडी, और दूसरी बॉडीज कौन सी होती हैं साहब, शॉमैन बॉडी। दो बॉडीज मिलती हैं, एस्टेरॉइड बॉडीज एंड शॉमैन बॉडीज। एस्टेरॉइड बॉडीज आप सबको याद है, एस्टेरॉइड मतलब स्टार शेप की, जैसे इमेज दे रखा है, रेड कलर की स्टार शेप बॉडीज होगी, और शॉमैन बॉडीज बेसोफिलिक वर्ल्स ऑफ कैल्शियम होगा बॉस। मैं दोबारा बना देता हूं सर, शॉमैन बॉडीज उसमें बेसोफिलिक वर्ल्स ऑफ कैल्शियम होगा। तो अगर बेसोफिलिक वर्ल्स ऑफ कैल्शियम है तो इट इज शॉमैन बॉडीज। रेड रेड कलर की स्टार शेप्ड इंक्लूजन्स हैं, इट हैज टू बी एस्टेरॉइड बॉडीज। और लास्ट में अगर बात करनी हो बहुत, एस्टेरॉइड बॉडी की मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन पे एंटीरियर यूवीआइटिस, ये भी एक पीवाईक्यू है। एंड स्टार कोलिटिस का पेशेंट आई में क्या कॉमन मैनिफेस्टेशन लेके आएगा, इट हैज टू बी एंटीरियर यूवीआइटिस। और लास्ट में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। सार्कोइडोसिस के पेशेंट में विटामिन डी बहुत ज्यादा है तो कैल्शियम भी ज्यादा होगा। जब विटामिन डी ज्यादा है तो कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा होने की वजह से कैल्सिफिकेशन हो रही है, इट हैज टू बी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डन साहब, डन बाय डन। नास मूव करते हैं हम, निकल गए किडनी से, किडनी से निकल के गए लंग्स पे, अब लंग्स से निकल के फिर आ जाते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट फैप सिंड्रोम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है करम, चलो। टर्कॉट सिंड्रोम कॉमनली इन्वॉल्व्स मेनिंजियोमा। पागल है क्या, टर्कॉट सिंड्रोम मेनिंजियोमा थोड़ी कॉज करता है। टर्कॉट सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन कैंसर, आवाज नहीं आई साहब, आ गई, अरे आ गई करम, चलो चिल्लाओ मत, कान फाड़ोगे मेरे, मेड्यूलोब्लास्टोमा होता है साहब। फैप सिंड्रोम में, सॉरी टर्कॉट सिंड्रोम में द मोस्ट कॉमन कैंसर इज मेड्यूलोब्लास्टोमा। मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था, टर्कोट में टरकाता है, ये करम जला हर काम को टरकाता है, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, इसको बोलो आज पढ़ ले, कह रहा सर कल से पढ़ूंगा, इसको बोलो आज जिम जा, कह रहा कल से जाऊंगा। जो हर काम को टरकाता है वो लाइफ में डल रह जाता है। तो मेडुलोब्लास्टोमा या मेडलोब्लास्टोमा इज सीन इन टर्कॉट सिंड्रोम, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी को भी पढ़ लेते हैं तो, क्लासिकल फैप सिंड्रोम मोर देन 100 पॉलिप्स, यस। कार्डनर सिंड्रोम प्रेजेंस इज ओस्टियम मैंडिबल, यस। फैप सिंड्रोम इज एपीसी जीन म्यूटेशन, यस। तो फैप सिंड्रोम के बारे में दो बातें याद रख लेना, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, एपीसी जीन इन्वॉल्व होती है, और मोर देन 100 पॉलिप्स मिलते हैं। गार्डनर के बारे में दो बातें कर लेते हैं सर। व्हेन आई टॉक अबाउट द गार्डनर सिंड्रोम, सर गार्डनर सिंड्रोम के बारे में चार चीजें होती है इस पेशेंट को। इसको एपिडर्मल सिस्ट होती है, एपिडर्मल सिस्ट होती है, इसको ओस्टियोमास मिलते हैं मैंडिबल में, ओस्टियोमास मिलते हैं मैंडिबल में, पी से इसमें पॉलिप्स मिलते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और डी से इसमें डेस्मोइड ट्यूमर्स या डर्मोइड ट्यूमर्स होते हैं सर, राइट। सो सिस्ट, ऑस्टियोमास, पॉलिप्स एंड डेस्मोइड ट्यूमर्स। एवरीबॉडी कैसे याद रखना है, गार्डन गार्डन, अरे गार्डन में गए तो ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को इनहेल कर लोगे। तुम्हें कितने स्मोकर्स में गार्डनों में घूमना पड़ता है, साढ़े पहले रात भर सुट्टा दारू पियेंगे, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, करम जले कि देखो हम फिटनेस का कितना ध्यान रखते हैं। तो COPD ऑफ द गार्डनर सिंड्रोम, एवरीबॉडी, सिस्ट, osteomas, polyps and the desmoid tumors. This is all about the FAP syndrome. मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे तुम्हारे एग्जाम से उठा के मैंने तो छेप दिया क्वेश्चन। पेशेंट केम टू द आउट पेशेंट विद dyspnea and exertion for 1 month. इको की गई जिसमें माइट्रल सिनोसिस मिली, इमेज बता दो। पेशेंट आया है, डिस्पनिया है, माइट्रल सिनोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज नहीं इमेज समझ में आ रही तो भी मुझे पता है सर, माइट्रल सिनोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आरएचडी सर। और जैसे मुझे माइट्रल सिनोसिस दिखी मुझे आरएचडी याद आया, फिर तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो गया, मुझे समझ में आ गया ये कौन सा नोड्यूल है साहब, दिस इज एशॉफ नोड्यूल। और एशॉफ नोड्यूल दिख गया तो मैं क्या बताऊं सर, इतना सारा काय को पढ़ूं सर, इट इज आरएचडी। माइट्रल सिनोसिस मोस्ट कॉमन आरएचडी, यू हैव दिस एशॉफ नोड्यूल। तो दो चार बातें कर ही लेते हैं सर आरएचडी के बारे में सर। पहले तो हाइपर सेंसिटिविटी बता दो, याद करो एंटीबॉडीज बनी थी अगेंस्ट द एम प्रोटीन, एंटीबॉडीज मीडिएटेड, तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें कैसी नेक्रोसिस मिलती है हमने पढ़ा था, इसमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है। फाइब्रिन जमा होने की वजह से इसमें मुझे ब्रेड एंड बटर टाइप ऑफ पेरिकार्डाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस मिलती है इन रूमेटिक हार्ट डिसीज। फिर इसमें हमने पढ़ा था एक्यूट वाला आरएचडी होगा तो मुझे इसमें एशॉफ नोड्यूल्स मिलेंगे और साथ में एक कैटरपिलर सेल्स भी मिलेंगे। उस कैटरपिलर का सेल का नाम मुझे बता दो, रेंगने से पहले एनिचकॉ सेल्स मिलते हैं।
एक्यूट वाले में एशॉफ नोड्यूल्स और एनएचकॉन सेल्स मिलते हैं। जब मैं क्रॉनिक आरएचडी पे आ जाऊं, मुझे पता है सर कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस करती है और वेल्स की लीफलेट्स की फाइब्रोसिस हो गई तो स्टेनोसिस हो जाएगी। अरे कौन सी स्टेनोसिस? अरे सर याद आ गया सर, मच्छी के मुंह जैसी स्टेनोसिस। यू हैव फिश माउथ स्टेनोसिस। फिश माउथ वर्टिब्रा नहीं कह रहा हूं, फिश माउथ स्टेनोसिस कह रहा हूं। कहां मिलती है? क्रॉनिक आरएचडी में। फिर स्टेनोसिस की वजह से एक पैचेस मिलते हैं जिसको नाम याद आ रहा होगा, मैककैलम पैचेस। मैककैलम पैचेस बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर, इट्स एन एरिया ऑफ लेफ्ट एट्रियल थिकनिंग। क्योंकि माइट्रल वेल्व स्टेनोस हो गई तो बेचारे लेफ्ट एट्रिया को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ लेफ्ट एट्रियल थिकनिंग इज कॉल्ड एज द मैकुलम पैचेस। ब्रेंडर मैकुलम को तुम जाते हो तो याद रख लेना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर। ए से एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिसीज, ए से एशॉफ जॉइंट सेल्स, ए से एनएचकॉ सेल्स। तो यहां 2 ए याद रखने हैं। क्रॉनिक में याद रखना है 2 एम। एम से तुम्हें याद आएगा मैककैलम पैचेस और माउथ स्टेनोसिस। इजी है, बहुत इजी है। वहां 2 ए याद रख लेना, यहां 2 एम याद रख लेना, मैककैलम पैचेस एंड माउथ स्टेनोसिस। चलते हैं साहब, ये तो क्वेश्चन आता था, आता रहेगा। ये वो क्वेश्चन है जो दिल से चाहता है। 2 लोग दिल से चाहते हैं तुम इस बार एमसीए फाड़ के आओ, पक्का पास हो आओ, एक मैं और एक ये क्वेश्चन। ये आते थे, आते रहेंगे ताकि आप निकल जाओ सब 149 पे ना अटक जाओ। एम आई है, रेड एंड व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं विच स्टेन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट। बता दो, इट इज टीटीसी डाई। सबको पता है सर, ट्राइफिनाइल टेट्रासोडियम क्लोराइड डाई। जहां रेड का मतलब होता है वाइएबल और पेल का मतलब होता है इंफाक्ट वाले एरियाज। यहां पे एलडीएच नहीं था इसलिए वो पेल एरिया हो गया। इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, बस बाकी स्टेन्स के नाम बता दो। सुप्रावाइटल स्टेन कहां यूज करोगे सर? सुप्रावाइटल स्टेन हम रेटिकुलोसाइट के लिए यूज करते हैं, हम हाइंस बॉडीज के लिए यूज करते हैं सब। न्यू मिथाइलिन ब्लू स्टेन रेटिकुलोसाइट्स के लिए सुप्रावाइटल स्टेन। ऑयल रेड, ओ लिप के 2 कलर, लिप के 2 कलर क्या क्या? सुट्टा नहीं मारते तो रेड, सुट्टा मारते हो तो ब्लैक। ऑयल रेड लिपिड्स के लिए यूज होता है सर। ऑयल रेड और कॉन्गो रेड तो सबको याद है। क्या टाइम वेस्ट करना सर, अगले क्वेश्चन पे चलो सर। इट इज अमाइलॉइड स्टेन, राइट। ऑयल रेड इज फॉर लिपिड, मैंने आपको पहले भी बताया था। लिपिड के 2 कलर, लिपिड में लिप है, लिप के 2 कलर। सुट्टा नहीं मारते हो तो रेड और सुट्टा मारते हो तो ब्लैक। सो ऑयल रेड एंड सुडान ब्लैक स्टेन, राइट। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे ट्यूमर्स को अपने म्यूटेशन से जोड़ दो, मैं शांत बैठा हूं, पढ़ लो, मुझे सोल्व करके बता दो सर। पहला क्वेश्चन, न्यूरोब्लास्टोमा, बोलते चलो न्यूरोब्लास्टोमा एनमिक जीन, रेटाइनोब्लास्टोमा आरबी जीन, बर्किट्स लिम्फोमा, मैं तो चुप बैठा हूं, मैं कहां कुछ बोल रहा हूं, सीमिक जीन, और प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा प्लैग1 जीन। तो बता दो सर क्या होगा इसमें, क्या समझाऊं सर? A2 है, B1 है और C इज 4th, D इज 3। तो हो गया फर्स्ट आंसर सर, बिल्कुल हो गया सर। तो न्यूरोब्लास्टोमा रेटिनोब्लास्टोमा का जीन, प्लैग स्टैंड फॉर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा जीन, सीमिक है, तो इसमें तो कोई टाइम वेस्ट करने का क्वेश्चन नहीं है। आंसर इज सिंपल, जीन्स के नाम आपको याद करने थे, मत भूलना बॉस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड्स डिफाइनिंग कैंसर? जितना सिंपल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और ऑप्शन ए टू डी जाना। नॉट पूछा है, नॉट एन एड्स डिफाइनिंग कैंसर, सर का दो। आंसर इज मेलेनोमा। मेलेनोमा एड्स डिफाइनिंग कैंसर नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था एड्स डिफाइनिंग कैंसर कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन कहां आया था? केबीसी में आया था। ये क्वेश्चन केबीसी में आया था। कापोसी सार्कोमा, बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, which is basically the primary, simply DLBCL लिख लो, DLBCL नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। सी से सर्विक्स कैंसर, सी से सर्विक्स कैंसर। एड्स डिफाइनिंग कैंसर, अगर ये कैंसर है एड्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, तो इट इज कापोसी सार्कोमा, बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड सर्विक्स। तो ये क्वेश्चन एड्स वाले क्वेश्चन से KBC याद रखना है, कापोसी, बी सेल नॉन हॉजकिन एंड सर्विक्स। आउट ऑफ दीज 3 मोस्ट कॉमन कैंसर सीन इन द एड्स पेशेंट इज द नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, द बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। यही चलते चलते मुझे कॉस्टिव एजेंट भी बता दो। कापोसी का कॉस्टिव एजेंट ह्यूमन हर्पिस वायरस 8, बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का कॉस्टिव एजेंट एप्स्टीन बार वायरस, और सर्विक्स कार्सिनोमा का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो एचआईवी ने कोई कैंसर कॉज नहीं किया, एचआईवी ने एड्स किया, एड्स में सारे कैंसर हो गए, इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से हो गए, तो दिस इज कॉल्ड एज एड्स डिफाइनिंग कैंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपोप्टोसिस? फिर आराम से, छोटा क्वेश्चन तो जल्दी नहीं करनी। नॉट पूछा है साहब, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपोप्टोसिस, बता दो। सेल ऑर्गेनेल स्वेलिंग मिलती है, पागल है क्या? इसमें तो सेल छोटा हो जाता है सब, इसमें तो सेल श्रिंकेज हो जाती है।
नॉट पूछा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक सेल ऑर्गेनाइज सेलिंग, कैसे मिल सकती है सर, इसमें तो सेल छोटा हो जाता है, क्या इसमें इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन मिलती है, मिलती है। इज इट कैरिड आउट विद डेडिकेटेड सेट ऑफ जीन्स, बीसीएल टू बीसीएल, यस सर। इन्फ्लेमेशन कभी दिखती है, नहीं दिखती, तो ये भी सारे सही स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है एपोप्टोसिस के लिए, सेल छोटा हो जाता है, देयर इज नो स्वेलिंग, तो देयर इज श्रिंकेज ऑफ द सेल। सर मैं आपको पढ़ाता हूं क्लास में, जब भी हम एपोप्टोसिस पढ़ें आपको सिर्फ सी के फीचर याद रखने हैं। सी, सबसे पहले तो इसमें सेल छोटा हो जाता है, विच इज द अर्लीस्ट माइक्रोस्कोपिक फीचर, सेल छोटा। फिर इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, करेक्टरिस्टिक फीचर क्रोमैटिन कंडेंसेशन, इसमें क्रोमैटिन कंडेंसेशन होगा। क्रोमैटिन कंडेंसेशन इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपोप्टोसिस, मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। हॉलमार्क फीचर पूछा गया तो फिर मुझे सी से कैस्पेस ही याद आएंगे, दिस इज द हॉलमार्क फीचर। फिर इसमें आपको याद होगा इसमें साइटोक्रोम सी का इन्वॉल्वमेंट है, साइटोक्रोम सी बाहर आती थी तभी होता था। फिर आपको याद होगा सर इसमें हमें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, एपोप्टोसिस में सी से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, सीढ़ियों से हमें क्या याद आएगा सर, स्टेप लैडर पैटर्न याद आएगा सर। और सी से आपको याद आएगा इसी में एक स्पेशल एपोप्टोटिक बॉडीज मिलती हैं जिसको अपन ने नाम रखा था काउंसिल में बॉडीज, जो भी सी से हेपेटाइटिस सी में सबसे ज्यादा मिलती हैं सब। तो सारे 6 सी वाले फीचर्स याद रख लेना, दिस इज इनफ टू हेल्प यू आउट टू सॉल्व द एपोप्टोसिस। इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जब इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन डैमेज नहीं है, जब मेम्ब्रेन डैमेज नहीं है तो कंटेंट लीक आउट नहीं करेगा, कंटेंट लीक आउट नहीं करेगा तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी। दिस इज ऑल द फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे पेडिग्री याद करो, पूरा रूल सिखाया था, और अगर आपने मुझसे पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा होगा, पेडिग्री का पहला रूल ही क्या सिखाया था, रूल आउट, कम ऑन, रूल आउट माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। याद आ रहा है, याद आ रहा है, द फर्स्ट रूल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। और वही मैंने तुम्हें कहा था जहां नाम से छिपा है, एम से मदर, एम से मदर और लास्ट में ओ से ओल, तो फिर मैं क्यों रटूं मदर टू ऑल। अरे घर में जब जब माता जी को था तो घर का कोई बच्चा नहीं बचा, पर आगे सपुत्र ने आगे बीमारी को लेके नहीं गया, पर सपुत्री ने आगे भी किसी को नहीं छोड़ा। सर औरत ही औरत का घर का तोड़ती है, औरत ही औरत ही की दुश्मन है, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रियल। तो औरत ही औरत की दुश्मन है साहब, औरत ने आगे बांटा, फिर आगे औरत ही उसको आगे लेके जा रही है। हम मर्द बेचारे शरीफ लोग, हम बीमारियों को आगे, हम प्रॉब्लम्स को आगे लेके नहीं जाते, हम सॉल्व करते हैं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मेरी देवियां जो मुझे सुन रही हैं, द आंसर इज हो यहाँ पे तो ऑप्शन में आया नहीं, प्लीज ये थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गई, आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। प्लीज ऑप्शंस को रूल आउट कर देना, वो शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई। द बेस्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, मदर टू ऑल चिल्ड्रन एंड फ्रॉम ऑल चिल्ड्रन द डॉटर विल ट्रांसमिट द डिसीज ऑफ अदर जनरेशन, द अदर विल नॉट। इसका एग्जांपल्स में मत भूलना, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले तो लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड यू हैव मेलास सिंड्रोम, राइट, दो मेन होते हैं, बाकी सर पीजी में देख लेंगे। लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड यू हैव मेलास सिंड्रोम, एग्जांपल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। अरे इतने सारे ऑर्गन को भूल पकड़ लिया सर, दिल को तो याद रख लो, दिल को थोड़ी छोड़ना है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एमआई ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी, सिंपल है। आरपी नहीं पूछे कब क्या होता है, उसने सीधा पूछा है सर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ एमआई को सीक्वेंस में लगाओ, फटाफट बता दो, ए बी सी डी। मैं चुप बैठा हूं, तुम पढ़ लो, ना तुम टाइम ले लो, मैं लेता हूं, पानी पी लेता हूं। तुम्हारे पास है, मुझे तो तुम्हारी मन की आवाज मेरे मन तक आनी चाहिए, ए बी सी डी। हाँ जी, आ गई आवाज, आ गई आ गई आ गई। हाँ 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 हाँ, आंसर इज सी, आंसर इज सी। याद करके बोलो, तुम्हें मैंने सिखाया भी था लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस पे कैसे पहचानते हैं। मैंने तुम्हें कहा था करम जलो दैट वी कैन नेवर मिस, किससे, तुम अपने माँ बाप से लड़ लेते हो पर करमजली अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं लड़ पाते। सो वी कैन नेवर मेस विद गर्लफ्रेंड, वी कैन नेवर मेस विद गर्लफ्रेंड। याद करो, यही तो सिखाया था तुम्हें कि गलती तुम्हारी है या नहीं है, इस करमजली से सॉरी मांगो, आगे बढ़ो, ये कभी अपनी गलती नहीं मानने वाली। सी से आपको याद आ रहा होगा वेवीनेस के बाद कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मिलती है। एन से आपको याद आ रहा होगा फिर न्यूट्रोफिल्स आएंगे साहब, फिर मैक्रोफेजिस आएंगे साहब, फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू आएगा, और लास्ट में फाइनली मुझे फाइब्रोसिस यानी स्कार टिश्यू मिलता है, राइट। सो दीस आर द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंजिंग, वेवीनेस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड फाइनली यू हैव फाइब्रोसिस स्कार। तो क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ गए अब तक। वेवीनेस इज द अर्लीस्ट लाइट माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग,
अर्लीस्ट लाइट माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग, ये अर्लीस्ट लाइट माइक्रोस्कोपी है सर। अगर आपको याद आ रहा होगा, उसने इस बार लाइट माइक्रोस्कोपी को छोड़ के अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे पूछ लिया। मैं नहीं जानता एग्जामिनर को, मेरे चाचे का लड़का नहीं है और आपके का तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका तो दुश्मन है वो, पर अर्लीस्ट ग्रोथ पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे तो दोनों पता होने चाहिए ना। याद करो, अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग, सर इंजरी हो रही है मायोकार्डियम पे, और किसी भी इंजरी का अर्लीस्ट साइन क्या होता है? सेल स्वेलिंग। अब क्योंकि मैं ऑर्गेनेल में देख रहा हूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे, आई विल हैव माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो ऑर्गेनल्स को देख सकती है ना, तो सेल को थोड़ी देखेगी, सेल के अंदर घुस के माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेगी, जो सूजा पड़ा मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। और अर्लीस्ट ग्रॉस फाइंडिंग, याद करो मैंने तुम्हें पढ़ाया था, डार्क डार्क कलर की मॉटलिंग मिलती है साहब, डार्क डार्क कलर के स्पॉट्स मिलते हैं, तो डार्क मॉटलिंग इज द अर्लीस्ट साइन। Dark mottling is the earliest gross finding of my MI, right? Done.